स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जहां पर हम बात करेंगे ट्रंप टैरिफ्स की और उसका इम्पैक्ट जो हमने अब तक कमोडिटीज में आता हुआ देखा है, और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब अगला हफ्ता कैसा रह सकता है। अगर प्राइसेस को यहाँ पर देखें तो कच्चे तेल में अब तक इस हफ्ते में हमने करीबन 10% तक की गिरावट आते हुए देखी है। जहां तक चांदी की बात है, काफी हद तक 8% की गिरावट यहाँ पर भी दर्ज हो चुकी है। सोना थोड़ा सा फ्लैट है इस हफ्ते में, लेकिन अगर मेटल्स की बात की जाए तो चाहे वो कॉपर है जो अब इस हफ्ते में 7% गिर चुका है, या एल्यूमिनियम या जिंक की बात की जाए जहां पर हमने 6% की गिरावट इस हफ्ते में आते हुए देखी है, ये सारा का सारा रिएक्शन यूएस ट्रंप टैरिफ्स का ही है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली हमने अब चीन की तरफ से यहाँ पर रिटेलिएशन आता हुआ देखा है। चाइना ने कहा है कि वो 34% के टैरिफ्स यहाँ पर यूएस प्रोडक्ट्स पे लगाएगा, यानी कि ये रिटेलिएशन है। इसी तरह की स्टेटमेंट्स हमने यूरोप की तरफ से आती हुई देखी हैं। यूरोप ने कहा है कि वो 20% का टैरिफ लगाएंगे। ऑफकोर्स वहां पर डेट नहीं आई है। कनाडा ने कहा है कि वो रिटेलिएट करेंगे। कुछ कंट्रीज रिटेलिएट करेंगी और कुछ कंट्रीज यहां पर नेगोशिएट करेंगी। इसके बीच में अगला हफ्ता कैसा बीत सकता है? जो इतनी बड़ी गिरावट हमने इतनी सारी कमोडिटीज में आते हुए देखी है, क्या ये अगले हफ्ते जारी रह सकती है कि कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहां पर निकल के आ रही हैं? ये सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास आज शो में आम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर हैं, जीजेसी के एक्स चेयरमैन नितिन खंडेलवाल, मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने और बैंस होल्डिंग के सीईओ चिंतन मेहता। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। किशोर, ऑफ कोर्स साहब, जिस तरह से ये हफ्ता रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि अगला हफ्ता कुछ बेटर हो पाएगा, क्योंकि रिटेलिएशंस अब आने शुरू हो गए हैं। जैसे ही हमने चीन की तरफ से वो रिटेलिएटरी मैसेज आता हुआ देखा, सडनली और गिरावट मार्केट्स में बनती हुई नजर आई है। कॉपर, कच्चे तेल में गिरावट है। क्रूड 2 दिन से लगातार 6% यहाँ पर गिर रहा है। तो पहले अगर हम गोल्ड की यहाँ पर बात करें, समझने की कोशिश करें, जो सेफ हेवन बाइंग सोने में आनी चाहिए थी वो शायद बहुत पहले ही आ चुकी है, आप कहेंगे, और जो करंट लेवल्स हैं अगर सोना इनको होल्ड कर सके तो भी बहुत है। साथ ही साथ जिस तरह से क्रूड में मुनाफा वसूली है, उसके क्या इम्पैक्ट रह सकते हैं? गुड इवनिंग मनीषा। आई थिंक ये पहली बार देख रहे हो रिटेलिएटरी टैरिफ्स के सामने रिटेलिएटरी टैरिफ्स हो रहे हैं। सो आई थिंक ये एक मिसाइल के सामने दूसरा मिसाइल चल रहा है। सो आई डोंट नो ये कहाँ पे एंड होगा, बिकॉज एवरीबडी इज कॉलिंग देयर टैरिफ्स एज रिटेलिएटरी। सो थिंग इज कि इसमें ऐसी अगर आप वॉर कर रहे हैं, एक सीधा वॉर कर रहे हैं, तो कुछ बड़ा हादसा हो जाता है या कुछ बड़ा मतलब ज्यादा लोगों का मतलब डेथ होता है, वो सब में आपको जनरली यू स्लो डाउन द टेम्पो ऑफ द वॉर काइंड ऑफ थिंग। सो इन दिस काइंड ऑफ ट्रेड वॉर बेसिकली क्या है कि आपको तुरंत इसका जो नतीजा है वो नजर नहीं आता है कि कौन जीत रहे हैं। एंड हालांकि इस वॉर में तो सब लोग हारेंगे, एंड बिकॉज ये कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन का रिवर्सल है। एंड जो जो यूएस है, उनके जो इकोनॉमी और उनके जो इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए जो टैरिफ्स, अगर फ्लैट टैरिफ्स लगा रहे, बाकी कंट्रीज एक्चुअली जहाँ पे उनका जो एक्सपोर्ट्स ज्यादा है वहां पे ना लगाते हुए जहाँ पे इंपोर्ट्स है वहां पे लगाते हैं। सो दोनों साइड और कंप्लीटली आई डोंट थिंक कोई इंडस्ट्री ज्यादा कुछ बचेगा यहाँ पे कि जो टैरिफ का जो ब्रंट है वो उससे बच पाएगा। सो ग्लोबली स्लो डाउन तो आएगा ही आएगा। एंड यूएस का रिसेशन की जो जो संभावना है अराउंड आई थिंक 65% के आसपास अभी मार्केट मान के चल रहा है। मेरे हिसाब से 80-90% का आप पकड़ के चल सकता है कि यूएस अगले 18 महीने के अंदर एक मेजर रिसेशन में आ सकता है। दो चीजें इसके वजह से, आपको अगर रिसेशनरी एनवायरनमेंट रहेगा तो आपको इंटरेस्ट रेट्स कम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे तो सोने के लिए अच्छा है। दूसरा है ट्रेड वॉर एंड जियोपॉलिटिक्स, जो अभी चल रहा है, जियोपॉलिटिकल से अनसर्टेनिटीज एंड जो वॉर्स चल रहे हैं, वो सबके एक जो यूएस का जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल हो गया है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, इधर इट इज कनाडा हो, यूरोपियन यूनियन हो, एशियन कंट्रीज हो, कि अगर इफ यूएस लीडरशिप इटसेल्फ इज चैलेंज्ड बोथ ऑन द इकोनॉमी एज वेल एज ऑन द मिलिट्री फ्रंट, बेसिकली यूएस डॉलर विल बी चैलेंज्ड। अगर यूएस डॉलर के अलावा आप अगर रिजर्व्स को थोड़ा भी अगर हम देख रहे थे, अगर आप ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स उनका जो डॉलर रिजर्व्स, ओनली डॉलर रिजर्व्स को अगर 5% के आसपास अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, तो करीब करीब 1000 टन के आसपास का सोना चाहिए करंट लेवल्स पे। सो अगर 5-10% अगर करना चाहता है तो 2000 टन के आसपास का सोना चाहिए। सो एज ए लार्जेस्ट बायर, global central banks will continue to support,
जब तक ये अनिश्चितता है, जब तक ये जो यूएस का जो सिंगल हैंडेडनेस है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेगा। एज ऑफ नाउ डॉलर का ऑल्टरनेटिव गोल्ड के अलावा कुछ खास दिख नहीं रहा है, सो गोल्ड का जो है वो चालू रहेगा। बट हालांकि ये सब कहते हुए ये मैं रिस्क और एक कॉशन भी देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, करेक्शंस भी बहुत डीपर रहेगा। कभी ना कभी आपको 150-200 डॉलर का करेक्शन कभी भी देखने के लिए मिल सकता है, तो आप बहुत ही सावधानी के साथ इसमें ट्रेड करना है या निवेश करना है, तो इन्वेस्टर्स को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। वेल एब्सोल्युटली, अगर हम थर्सडे की बात करें जब ये टैरिफ्स आए तो $100 की मूव तो हमने तभी आते हुए देख लिए थे, 3160 से 3060 के अंतर। तो जैसे आपने कहा 100 से $150 की मूवमेंट यहाँ पर अब एक आम बात हो जाएगी आने वाले कुछ दिनों में। नितिन जी, आपसे एक सेंस लेना चाहेंगे, जिस तरह से ज्वेलरी के ऊपर अब यहाँ पर टैरिफ्स हैं, एक्सपोर्ट्स को एक थोड़ा सा हिट है। ऑफ कोर्स हमारी नेगोशिएटिंग वाली एक स्टैंड है इंडिया की, और माना यह जा रहा है कि 26% से शायद इसको कम करके 10-15%, 20%। इंडस्ट्री ऐसा होप कर रही है कि ऐसा होता हुआ नजर आएगा। ज्वेलरी पे किस तरह का इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए, मैं तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं और हमारे यहाँ पे अभी एग्जीबिशन चल रहा है ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी का, जीजे शो डोमेस्टिक काउंसिल का। उसमें जो कल मंदी आई है उसकी वजह से इतना उत्साह हुआ क्योंकि परचेसिंग टनों से होने वाली है, तो दे आर वेल हैप्पी कि अब कुछ मौका मिला है कुछ बाइंग करने का। तो मुझे लगता है कि ये जो 4 दिन की ट्रेडिंग होंगी इसमें काफी बड़ी बाइंग होंगी। दूसरा, अगर इंटरनेशनल भी अगर देखेंगे तो अगर ये अभी गुड़ी पाड़वा हो गया और अभी आने वाले समय में अक्षय तृतीया है, और हिंदुस्तान की हर पब्लिक, हर ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर मान चुका है कि गोल्ड बढ़ना है। जब तक का ट्रंप है तब तक के बहुत सारे सरप्राइजेस आते रहेंगे। बहुत सारे सरप्राइजेस के बारे में नारने साहब ने बताया, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। ऐसे कई सरप्राइजेस आएंगे और ये सारी अनसर्टेनिटी बताती है कि गोल्ड इज अ सेफ हेवन। सिल्वर थोड़ी ओवर रिएक्ट कर गई है, तो वो भी मैंने देखा है कि यहाँ पे इस बार हमारे शो में सिल्वर का भी भारी मात्रा में बाइंग हो रही है। तो सब मिला के दिखता है मुझे कि गोल्ड के अंदर अच्छी मात्रा के अंदर और बढ़ोतरी के लिए स्कोप है। ये एक थोड़ा सा रिवर्स जो है, ये टैरिफ को समझने के अंदर लोगों को अनसर्टेनिटी आई है, और मुझे मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया तेज रफ्तार से तेजी दिख रही है आने वाले समय में। तो हमें यहाँ पर काफ़ी बुलिशनेस देखने को मिल सकती है, और यही रिपोर्ट हमने ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की तरफ से भी आते हुए देखी है कि जून जुलाई तक ही यहाँ पर सोना शायद 3200-3500 बनता हुआ नजर आए, और अगले 3, 4, 5, 8 साल तक जिस तरह का सिनारियो अब यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है आगे जाकर मार्केट्स में। चिंतन, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल टैरिफ्स को, रिटेलिएटरी टैरिफ्स को? और किशोर ने बहुत प्रॉपरली बात कही कि रेसिप्रोकल पे आप रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा रहे हैं। आई मीन क्लियरली वो पूरा फंडा ही यहाँ पर थोड़ा सा मिफ्ड है, लेकिन कैसे देखते हैं आप गोल्ड में इसका सपोर्ट आता हुआ? मनीषा, किशोर ने जैसे डिटेल में बताया ही है कि डी डॉलराइजेशन करना है, डिफ्लेशन होगा तो इंटरेस्ट रेट कट होगा, इन्फ्लेशन आएगा तो भी उसका हेज गोल्ड है। तो गोल्ड लॉन्ग टर्म में तो तेजी ही बनती है। बट जहां तक मेरा समझना है, अगर आप वहां पे इन्वेंट्री देखोगे सीएमई में, वो 1400 टन की इन्वेंट्री हो गई, और ये तो रजिस्टर्ड इन्वेंट्री है। इसके सिवाय इनविजिबल इन्वेंट्री होती है, सोशल इन्वेंट्री होती है। तो लगभग लगभग 2000 टन सोना यूएस के अंदर पड़ा है। अगर एक बार के लिए अगर ये इवेंट खत्म हो गया, जो भी इवेंट था, जो भी अनसर्टेनिटी थी, अगर वो खत्म हुई है, तो वो सोना कौन लेगा? यूएस के अंदर कोई सोना फिजिकली लेता नहीं है। तो इंडिया और चाइना अगर उनको वापस सोना भेजना है, तो सोना उनको एक बार के लिए नीचा लाना पड़ेगा, वरना उतनी डिमांड एक साथ आ नहीं सकती। और वहां अगर वो सोना पड़ा रह जाएगा तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट जो है वो उनको भारी पड़ेगी। तो एक अच्छा करेक्शन प्राइस वाइज, जो $100 तो आ गया, ये तो आ गया, बट अब मुझे लगता है टाइम करेक्शन के साथ धीरे 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 थोड़ा ये नीचे आएगा। और मुझे लगता है कि अराउंड 2900 और 3000 के बीच में ये टाइम थोड़ा स्पेंड करके फिर अपन पोजीशन बन सकती है। अगर आप देखो ओवाई वाइज भी देखो तो कॉमेक्स में बहुत ओवाई कम हो गया है। नॉर्मली जब ये 4,25,000 4,30,000 लॉट का ओवाई आ जाए तो वहां से तेजी बिल्ट होती है। तो मुझे लगता है ये साइडवेज जैसा माहौल एज ऑफ नाउ बना रहेगा। और ये अगर आप देखो कि पीछे के थोड़े साल से गोल्ड का बेस बहुत बढ़ गया, अगर अपन कोविड के पहले से और कोविड के बाद की बात करें तो बेस बहुत बढ़ गया। तो जितनी स्पीड से वो लोअर बेस से ऊपर बढ़ा, उतना पेस मुझे नहीं लगता कि वो गोल्ड अप मेंटेन कर पाएगा। और उसको एक बार थोड़ा सा पॉज यहां से लेना पड़ेगा। और जो भी आपका, अगर आप आईवी वाइज भी देखो तो आईवी भी वो 18 का जो हाईएस्ट था वहां से नीचे आ गया है। तो कहने की बात है कि जो भी इवेंट था, जो भी डालना था मार्केट को, एक बार ये लग रहा है कि ये हो चुका है।
मार्केट में वो सब कुछ प्राइस्ड इन है, तो ये जो भाव है उसके अंदर प्राइस्ड इन है। और थोड़ी सी भी अगर रेसिप्रोकल टैरिफ या टैरिफ जो हम बोल रहे हैं वो रिवर्स करने की बात हुई या सहूलियत हुई, तो ये गोल्ड और बेरिशनेस आ जाएगा। और अगर ये इसी तरह से रहता है तो गोल्ड सस्टेन हो जाएगा, बट चांदी तो बिल्कुल नहीं सस्टेन हो सकती। वेल, बात अब हम चांदी की ही करेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ी मुनाफा वसूली हमने चांदी में यहाँ पर आते हुए देखी है। मल्टी मंथ लोज पे तो है ही, और इस हफ्ते में 8% की गिरावट भी है। और वो नितिन जी का एक पॉइंट सही है कि मुनाफा वसूली आई है तो खरीदारी यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में अच्छी खासी होगी, क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि खरीद नहीं पाए या आगे जाकर फिर और बढ़ सकता है, तो वो ऑफकोर्स इन डिप्स का यहाँ पर फायदा एब्सोल्युटली उठाते हुए नजर आएंगे। वो सोने में तो हमने देखा ही है चिराग, लेकिन चांदी 8% की गिरावट इस हफ्ते में, कैसे देखते हैं आप उसे? निशा जी, तो ये एक्सपेक्टेड था। जैसे ही ये जो टैरिफ की जो क्लैरिटी थी, वो टैरिफ की क्लैरिटी से ये दिख रहा था कि अब यहाँ पे करेक्शन आएगा, पर इतने इतने कम समय में इतना ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था। बिल्कुल एक्सपेक्टेड था एक बार $32 तक चांदी आ सकती थी, पर अभी जब $32 जब ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो नाव अब ये यहाँ पे थोड़ा सा और सस्टेन करेगा। और एक बार ऐसा हो सकता है कि हर स्पाइक पे अभी मुनाफा वसूली और हो, और ये सस्टेन करेगा 87,500 88,500 के लेवल तक चांदी एक बार आ सकती है। बट हर डीप में लॉन्ग टर्म के लिए यहां से बिल्कुल बाय बनता है। अगर लॉन्ग टर्म होराइजन के अंदर अगर हम देखें तो वापस हम लोग 100,000 के लेवल्स पे बिल्कुल जा सकते हैं। मैं स्विस एशिया कैपिटल के कमोडिटी एनालिस्ट से बात कर रही थी चिराग। उन्होंने बोला कि 30 के अगर नीचे आता है, अगर आपको हायर 20s में यहाँ पर चांदी मिलती है तो भी खरीदने के लिए अच्छी है। और उनका 2 साल का व्यू था कि 2 साल में चांदी $50 पर आउंस पे जा सकती है। ये एक व्यू है जो हमने काफ़ी जगह से आता हुआ देखा है, लेकिन $35 भी ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल लगता हुआ नजर आया है। जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, एक बार चीज़ें सेटल वगैरह हो जाएं तो आपको भी लगता है कि 30 शायद तोड़ सकता है। अगर 30 के नीचे भी आता है तो एक डेफिनेट आंख बंद करके खरीदार चाहिए। बिल्कुल। जब जब मैं कहता हूँ 87,500 88,000 की अगर करीबन बात करें, तो इफ यू कन्वर्टेड इट कम्स अराउंड $30 के आसपास। अगर $30 के नीचे कोई भी लेवल दिखता है तो बिना घबराहट के बिल्कुल चांदी में निवेश करना चाहिए। और वो निवेश करने पे आप अगर लॉन्ग टाइम अगर रुकते हैं तो 100,000 का लेवल आप शॉर्ट टाइम में भी देख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल वो लेवल एंटिसिपेट बिल्कुल है। चिराग, नीचे गिरने से कुछ खरीदारी जैसे आपने कहा लौटती हुई नजर आई है, क्या वो एंटिसिपेटेड है? अक्षय तृतीया बेहतर जाएगी? अक्षय तृतीया बिल्कुल हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। बीइंग अ प्लेटफॉर्म, जो रिटेल प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी काफी छोटे छोटे क्लाइंट्स जो एसआईपी कर रहे हैं, उसमें काफी खरीदारी हमने लास्ट 48 घंटे में देखने को मिली है। एट द सेम टाइम जो हमारा होलसेल का जो हमारा डेस्क है, वो डेस्क पे हमने काफी सिल्वर जो ओवर द ग्राउंड जो स्टॉक पड़ा हुआ था, वो काफी निकलना शुरू हो चुका है और फिजिकल डिमांड आना शुरू हो चुका है। तो अगर इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग नहीं होगा कि अगर नेक्स्ट वीक से हम नया सिल्वर का इंपोर्ट मार्केट में आता हुआ बिल्कुल देखेंगे यहाँ पे। किशोर, चांदी में अब आपकी यहाँ पर क्या सेंस है? थोड़ा सा लैग बिहाइंड करी है ये सोने के, बिकॉज ऑब्वियसली सोना सेफ हेवन बाइंग है, चांदी को वो दर्जा नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरह की बहुत भारी करेक्शन इस हफ्ते में देखने को मिली, क्या अगला हफ्ता बेहतर है? और जिस तरह से बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर 30 और उसके नीचे हैं, आपका क्या सेंस है? बाइंग रिकमेंडेशंस तो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारा पुराना टारगेट है 1,25,000 के आसपास का, अभी भी मेंटेन कर रहा है। सो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। एंड जैसा चिराग भाई ने बोला कि लॉन्ग टर्म में सिल्वर काफी अच्छा कर सकता है। बट सिल्वर का नेचर ही ऐसा है, हम सब जानते हैं कि जब भी अपसाइड जाता है तो भी सडन एंड स्पर्ट्स मिलता है, आपको डाउन साइड में भी उतना मिलता है। एंड यहाँ पे ये जो कॉपर का जो इम्पैक्ट है, स्पेशली बेस मेटल्स का इम्पैक्ट है, आपको थोड़ा ज़्यादा सिल्वर में देखने के लिए मिल रहा है। अगर रिसेशनरी फियर से, स्पेशली अगर चाइना अगर स्लो डाउन हो जाता है इसके वजह से, तो जो इंडस्ट्रियल मेटल्स में जो करेक्शन आ सकता है उसके वजह से सिल्वर में भी थोड़ा बहुत प्रेशर देख रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि सस्टेनेबल डाउनसाइड सिल्वर में आएगा। अगेन जैसा गोल्ड का जो तेजी है, उसके पीछे जो सिल्वर का जो उसका जो फॉलो थ्रू पैटर्न है वो कंटिन्यू रहेगा। एनीथिंग क्लोज टू अराउंड $29-28 के आसपास
बहुत ही अच्छा लगता है कि एज अ वैल्यू बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ऑल्सो। शायद $2 आप यहाँ से भी आपको थोड़ा सा डाउनसाइड देख सकते हैं। अगेन सिल्वर इज नॉट फॉर लाइट हार्टेड। अगर इवन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, हाई कन्विक्शन आप लेके बैठे हैं, फिर भी आपको घबराहट होगा, आपको डराएगा सिल्वर। सो आई थिंक जिनको वो नर्व्स है उन लोग ही करें, अदरवाइज गोल्ड इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट इफ यू आर नॉर्मल और मतलब पीसफुल इन्वेस्टर हो। तो अगर आप थोड़ा ट्रेडिंग मेंटालिटी और स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल कॉल लेना चाहते हो तो सिल्वर बहुत ही अच्छा मौका देगा नीचे में बाइंग करने के लिए। किशोर जैसे राय दे रहे हैं कि अगर आप लाइट हार्टेड हैं, फेंट हार्टेड हैं तो चांदी में ना काम करें। और चिराग, आप कैसे हार्टेड हैं, क्योंकि जिस तरह से चांदी मूव करती है और आप इतने सालों से इस कारोबार में हैं, कैसे करते हैं? देखो, चांदी एक ऐसी चीज है जिससे बिल्कुल डरना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम अगर आप कंटेंट रहते हैं तो आप वो फ्लो में आपको आप वो फ्लो में आप नैया पार कर जाते हो। तो अगर अगर मान लो, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर सेक ऑफ एग्जांपल अगर देखते हैं, तो जब 1 लाख से जब 95,000 आई तो निवेशकों को लगता है कि यार अब ये सही भाव है, इसको अब ले लेना चाहिए, ठीक है। पर एट द सेम टाइम वही 3 घंटे के बाद आप 92,000 देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये खराब एंट्री मैंने ले ली, तो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो ये एक जो फियर ऑफ अननोन है, ये फियर ऑफ अननोन चांदी में बिल्कुल रहता है और ये बिल्कुल बरकरार रहेगा। अगर जो इंटेक्ट इन्वेस्टर है, जो ये इन्वेस्ट करके अगर रुक जाता है और लंबे समय तक अगर रुकता है तो उसको उसका जरूर फायदा होता है। वेल एब्सोल्युटली। 20s में हमने चांदी पिछले साल में आते हुए देखी थी, पिछले 2-1 साल में वहां अटकी रही, लेकिन ऑफ कोर्स हायर हाइज हमने बनते हुए देखे हैं। डिफिकल्ट पीरियड्स हैं, लेकिन चांदी में कुछ मुनाफा वसूली का फायदा यहां पर उठाया जा सकता है। ब्रेक में जाएं उससे पहले नितिन जी, आपसे जानना चाहेंगे अब आपकी क्या सेंस है सोने को लेकर। जैसे आपने कहा पॉजिटिव है बायर्स के लिए, लेकिन प्राइसेस अब आगे जाते हुए क्या रेंज देखते हैं आप? देखिए, दो पॉजिटिव न्यूज है। टेरिफ लगाया है, इंडिया के लिए निगेटिव है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी चाइना के ऊपर इंडिया से डबल टेरिफ लगाया है। तो मैं इसको देखता हूं कि इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा बन गई, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट करके 50%, 52% और इंडिया से करने से 26%, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है कि जो ट्रम्प की और मोदी जी की दोस्ती है उसी के मद्देनजर रखते हुए मौका दे रहे हैं इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट आप चाइना का अगर देखेंगे तो 18 साल बाद में पिच ने A+ से उसकी रेटिंग A कर दिया है। तो चाइना में कहीं ना कहीं इसका निगेटिव इंपैक्ट आता है इकोनॉमी पे, और जब भी इकोनॉमी में कोई अनसर्टेनिटी आती है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है अनसर्टेनिटी की वजह से। एवरी बैड न्यूज इज गुड फॉर गोल्ड, ऐसा बोला जाता है। तो ये दो मुझे चाइना की तरफ से संकेत मिल रहा है कि गोल्ड में तेजी और आ सकती है। जैसा सेंट्रल बैंक की परचेसिंग कंटिन्यूस चल रही है, डिमांड इंडिया में उतनी कम नहीं हुई जितना लोगों को डर था कि जिस हिसाब से हमारा अक्षय तृतीया की बाइंग हो रही है, जिस हिसाब से गुड़ी पाड़वे की हुई है, तो मुझे बहुत लंबा मंदी का नहीं दिखता। इसके अंदर टिकट साइज जरूर थोड़ी छोटी हो गई है, लोग बाइंग करने में डर रहे, लेकिन रोका नहीं है किसी ने बाइंग अपनी, कम कर रहे बाइंग लेकिन। एब्सोल्युटली। तो क्लियरली एवरी बैड न्यूज़ इज गुड फॉर अ गुड बुल, जैसा कि नितिन जी यहाँ पर कह रहे हैं। तो पॉजिटिविटी यहाँ पर खरीदारी में जरूर लौटती हुई नजर आएगी। वेल, ये तो बात हुई सोने चांदी की। चिराग या नितिन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात हम यहाँ पर करेंगे मेटल्स की, क्योंकि इस हफ्ते मेटल्स में भी हमने बहुत बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। अगले हफ्ते के लिए कैसी हो तैयारी, ये आपको किशोर एंड चिंतन बताएंगे इस ब्रेक के बाद। मल्टी मंथ लोज पे सारे के सारे मेटल्स यहाँ पर काम करते हुए, और जो दो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जो मेटल की प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स भी हैं, वो है यूएसए और चाइना। और जिस तरह से टैरिफ्स और रिटेलिएटरी टैरिफ्स और रेसिप्रोकल टैरिफ्स, वो स्टोरी यहाँ पर चलती जा रही है, उसका इम्पैक्ट हमने मेटल्स पे एब्सोल्युटली आता हुआ देखा है। किशोर, एल्यूमिनियम और जिंक अब ना सिर्फ इस हफ्ते के लिए या महीने के लिए, 2025 के लिए भी नेगेटिव में टर्न हो चुके हैं। कॉपर ऑल टाइम हाइज जो कॉमेक्स में बना था उससे खासी गिरावट है, 12% डाउन है हम उन लेवल से, और इस हफ्ते में अब हम 8% की गिरावट दिखा चुके हैं कॉपर के लिहाज से। यहां से क्या सेंस है, क्या न्यूज़ फैक्टर्ड इन है या कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन? नहीं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द न्यूज़ अभी भी फैक्टर्ड इन नहीं है एक्चुअली। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड स्पेशली जो पावर सेक्टर है, बिकॉज ये दो बहुत ही क्रिटिकल इंडस्ट्रीज है, बोथ फॉर चाइना एज वेल एज फॉर यूएस ऑल्सो, स्पेशली ऑटोमोबाइल्स।
सो वहाँ पे बहुत बड़ा स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप यूएस का कंजम्पशन में भी एज वेल एज इन चाइनीज कंजम्पशन आल्सो। सेकंड इज आल्सो पावर सेक्टर, अगर ओवरऑल इंडस्ट्री अगर थोड़ा सा लोअर पावर कंजम्पशन, अगर रिसेशन में जाता है तो लोअर पावर कंजम्पशन आएगा, तो पावर सेक्टर में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएगा। सो ये दोनों बेस मेटल्स के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आई थिंक कॉपर में अभी भी और गिरावट है, प्रॉब्ली 800 रुपए तक इसमें डाउन साइड जा सकता है, और 25-26 रुपए का डाउन साइड है। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुरंत आएगा, बिकॉज अभी 7-8% हम लोग ऑलरेडी गिर चुके हैं। थोड़ा बहुत पुल बैक्स आता है तो यहाँ पे वापस बिकॉली करके चलना चाहिए। आप अभी तक एक माहौल ऐसा था कि जो शंका था कि क्या टैरिफ्स आएंगे, कैसे आएंगे, कि देयर इज अ स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन, देयर इज स्कोप ऑफ नेगोशिएशंस वगैरह वगैरह, बट अभी द वे ग्लोबल इकोनॉमी इज डिस्टर्ब्ड, एक्चुअली इसको रीसेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये पेन दिखना चाहिए। सबसे ज्यादा पेन आपको इंडस्ट्रियल मेटल्स में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में दिख सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिख सकता है, एंड चाइना के ऊपर सबसे बड़ा जो टैरिफ्स लगा हुआ है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बेस मेटल्स में ट्रांसलेट हो जाएगा। और कॉपर एल्यूमिनियम दोनों में इसमें गिरावट है। कॉपर आई थिंक थोड़ा ज्यादा गिरना चाहिए, बिकॉज ये जो रिसेंटली ऑल टाइम हाई के पास चला गया है। वेल एब्सोल्युटली। चिंतन, आपकी क्या सेंस है? आपको भी लगता है गिरावट जारी रह सकती है यहाँ पे? क्योंकि अभी तो इम्पैक्ट आना बाकी है, ये तो अभी सेंटिमेंट है। देखिए, जो कल जो टैरिफ डाले हैं, इसके उपरांत भी अभी सेक्शन 232 जो वो लोग बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी जो है, उसका जजमेंट आना कॉपर पे बाकी है। कल इन्होंने जैसे किया कि बुलियन और कॉपर को स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट कर दिया है, बट अगर वहां पे कॉपर पे और टैरिफ आता है जो ल्यूटनिक, मिस्टर ल्यूटनिक के पास पेंडिंग है और 270 दिन में उनको उसका रिस्पॉन्स करना होता है। वो रिपोर्ट जब आई और वहां पे ट्रंप ने एक बार उनके स्टेटमेंट में तो बोल ही दिया था कि कॉपर पे टैरिफ डालेंगे, तो उस केस पे क्या हो जाता है कि कल से आपका कॉपर का मटेरियल विद इन यूएसए वो 25% महंगा हो जाता है। अब ये इंडस्ट्रियल मेटल जब इतनी महंगी हो जाती है तो सडनली उसका यूसेज बढ़ नहीं पाता, वी ऑल नो दैट। तो यहाँ पे कंजप्शन तो किल हो ही जाएगा और उस मेटल को प्रैक्टिकली कोई लेने वाला नहीं रहेगा। अगर आप कॉपर की इन्वेंट्री वहां पे देखोगे तो वो ऑल टाइम हाई हो गई है, जस्ट लाइक गोल्ड, जस्ट लाइक सिल्वर, कॉपर का इन्वेंट्री भी वहां पे ऑल टाइम हाई हो गया है। सब लोगों ने एलएमई से कॉपर अपना निकाल निकाल के वहां पे कॉमेक्स के अंदर जमा कर दिया है, तो उतना कंजप्शन आएगा नहीं। तो और आज अगर आप देखो तो ये करंट प्राइस से भी जो एलएमई के ऊपर सीएमई चल रहा है वो 13-14% ऊपर चल रहा है ऑलरेडी, तो मार्केट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन 14%। तो प्राइस को गिरना ही पड़ेगा ताकि एक लेवल पे आके उनका कंजप्शन शुरू हो। तो ये मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए ये पूरा बेस मेटल जो सेक्टर है वो नेगेटिव की तरफ चल जाएगा। और एल्यूमिनियम तो फिर भी, क्योंकि उसका यूसेज बहुत ज्यादा होता है और वो रिप्लेस इतना इजीली नहीं हो सकता है, तो इंडियन टर्म्स में 190 से 200 के बीच में एक बार सपोर्ट ले सकता है। बट कॉपर अगेन जैसे कोविड की जैसे थियरी थी, जब जहां पे कंजप्शन किल हो चुका था, तब वो टाइम पे इंडियन टर्म्स में वो 700 रुपए तक आ गया था। तो अब हम इसको रूल नहीं कर सकते कि 700 और 750 के बीच में भी आए, क्योंकि उसी लेवल पे उसका रियल डिमांड चालू हो जाएगा। तो मुझे लगता है दोनों मेटल बहुत बेरिश हो सकता है, बट एल्यूमिनियम फिर भी बेटर है देन कॉपर। पॉइंट टेकन। किशोर, डॉलर इंडेक्स पे अब आपकी क्या सेंस है? क्योंकि 110 का लेवल अब 101 तक आके यहाँ पर पहुंचा है, और जिस तरह से मार्केट्स में मूवमेंट है, ऑफ कोर्स 102 के आसपास कुछ देर पहले यहाँ पर कारोबार हो रहा था, लेकिन यहाँ से क्या डॉलर इंडेक्स में और गिरावट है? इन अ मार्केट जहाँ पर सारे एसेट क्लासेस सेल ऑफ हो रहे हैं, चाहे वो इक्विटी है, करेंसीज है, कमोडिटीज हैं, कहीं तो बेच रहे हैं लोग, कहीं बेचना पड़ रहा है, डॉलर इंडेक्स इसमें कहाँ अटकेगा? मनीषा, फंडामेंटली डॉलर इज कैश, सो अभी तक उसका ऑल्टरनेटिव और या वायबल ऑल्टरनेटिव जो उसको रिप्लेस कर सकता है वो नहीं है। सो जिन काफी देशों को अभी फिलहाल के लिए डॉलर पे जितना कॉन्फिडेंस था पहले उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, कमजोर हुआ है। सेकंड इज दैट कि अगर हर देश अपना अपना देखने लगेंगे तो प्रॉब्ली कल अगर जियोपॉलिटिक्स और बिगड़ जाता है तो कहीं ना कहीं हर देश अपने आप को सैंक्शन से बचाव का जो फैसिलिटीज है वो बिल्ड करना चाहता है, जो डॉलर में नहीं रखना चाहता है। तो आई थिंक बट उसके लिए वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप गोल्ड ले सकते हैं, बट गोल्ड का जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ सप्लाई है, आप एक बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट यू कैन नॉट गो दैट। सो अभी मजबूरी में अभी भी डॉलर में है। सो अगर मैं सेंटिमेंट देखेंगे
तो नेगेटिव है, बट कोई डॉलर बेचे ही नहीं। अगर जो भी एसेट क्लासेस बिक रहे हैं उसका जो कैश कंपोनेंट है वो वापस डॉलर में ही आ रहा है, तो दैट इज होल्डिंग ऑन। सो फंडामेंटली वीक है, बट टेम्पररली इट कैन होल्ड, बिकॉज जितना नेगेटिविटी आएगा एज अ सेफ हेवन डॉलर, आज भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेफ हेवन तो एक्चुअली डॉलर ही है। तो जो एसेट क्लासेस में बिकवाली आ रहा है वो कैश में कन्वर्ट हो रहे थे, कैश डॉलर है, तो आई थिंक इट विल होल्ड ऑन। 108 तक भी आपको डाउनसाइड मिल सकता है, बट टेम्पररली इट विल होल्ड ऑन। पॉइंट टेकन। किशोर, आई हैव फाइनल 30 सेकेंड्स। अब आप ये कह रहे हैं कि इतनी गिरावट के बाद यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ना ढूंढें, बिकॉज दैट इज व्हाट अ लॉट ऑफ ट्विटर मैसेजेस ऑन दिस शो आर सेइंग कि या क्या ये खरीदारी के मौके हैं या फिर शॉर्ट सेल करके ही अगले हफ्ते में स्टेप करना चाहिए? मुझे लगता है कि सिल्वर में खरीदारी का मौका है। अगर ओके 1,000-1,500 रुपए 2,000 रुपए नीचे जाता है तो प्रॉब्ली सिल्वर में बहुत ही अच्छा खरीदारी का मौका होगा, बट डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, वॉलेटिलिटी रहेगा। सेकंड इज कि अगर नीचे में ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो प्रॉब्ली अगर टैक्टिकल कॉल्स लेना चाहते हैं, बिकॉज इतना गिरने के बाद पुल बैक्स भी शार्पर ऑल्सो, राइट। अगर एक पुल बैक आता है तो वहां पे आपको टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है तो प्रॉब्ली ऑप्शंस एक बेहतर उपाय हो सकता है, एंड ऑप्शंस अवेलेबल है इंडिया में। तो गोल्ड का भी ऑप्शंस अवेलेबल है, मंथली ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहां पे आपको रिस्क थोड़ा सा प्रोटेक्टेड हो जाता है। पॉइंट टेकन। तो वेल, अगर एज ऑफ नाउ खरीदारी नहीं करनी है, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, यहाँ से और गिरावट भी देखने को मिल सकती है। चांदी में थोड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बहुत बड़ी कॉशन है वहाँ पर, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल कमोडिटी है, कहीं भी किसी तरफ जा सकती है किसी भी न्यूज़ को रिएक्ट करने के तौर पर। तो एज ऑफ नाउ या तो साइड लाइन्स पे बने रहें या फिर बाजार के और डिटेल्स का इंतजार करें। वेल, किशोर चिंतन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि कैसे टैरिफ्स को देखा जाए और किस तरह से इस शार्प डिक्लाइन को रिएक्ट भी किया जाए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ में।